हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल रघु एंकर में स्वागत है। मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला था पर कुछ कारणों की वजह से लाइव क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करवा रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अगर उसको आप पूरा ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके मैथ के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर कन्फर्म है, लगभग कन्फर्म है। तो देखिए वो 3 नंबर कहाँ से आते हैं। जो अपनी पर्सनावली एक्सरसाइज 3 है उसमें से ये है अपने पास। सबसे पहला आता है समीकरणों का हल, दूसरा है मूलों का अस्तित्व तथा प्रकृति। मतलब यहाँ से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बन सकता है समीकरणों के हल में से, दूसरा बन सकता है मूलों के अस्तित्व तथा प्रकृति में से, तीसरा बन सकता है अपने द्विघात बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, और एक अपने चौथा क्वेश्चन बन सकता है भाग का, और पांचवा है अपने पास ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरणों का हल। समीकरणों का हल जैसे आपने पहले पढ़ा है बुक के अंदर 3 विधियों से है। पहली विधि है आप लोगों के पास गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी विधि है आपके पास पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है श्रीधर आचार्य विधि। तीनों विधियाँ पढ़ी है आप लोगों ने। तो हम एक पर्सन लेते हैं ये 9x² - 3x - 2 = 0, और इस क्वेश्चन को हम तीनों विधियों से करेंगे। भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि समीकरणों का हल ज्ञात करो, और वो किसी भी विधि से आ जाए, चाहे आपके गुणनखंड विधि से आ जाए, पूर्ण वर्ग विधि से आ जाए, या फिर आपके पास जैसे मान लो श्रीधर आचार्य विधि से आ जाए। तो तीनों विधियों को हम एक ही पर्सन लेके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड विधि से। पूरा ध्यान लगा के आपको एक एक अक्षर ध्यान से समझना है, पूरा प्रॉपर समझना है। कुछ नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना है, और जो लाइव देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं बाद में आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो देखो सबसे पहले ये जो आपको समीकरण दिया गया है इसको ऐसे कैसे लिखते हैं गुणनखंड विधि में। 9x² - 3x - 2 = 0। क्लियर है, इतना लिख लिया। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जो आपके पास ये संख्या और ये संख्या है इन दोनों को गुणा करो। यहाँ पे है 9, यहाँ पर है 2। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो आप लिख लो गुणा करने पर आपके पास आ रहा है 18। ठीक है, ये 18 किसका आ रहा है, प्लस का या माइनस का? देखो ये प्लस का है और ये 2 किसका है, माइनस का। तो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे किसकी संख्या आती है, माइनस की। तो ये किसकी संख्या आ रही है, माइनस के 18। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 18, और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या। मतलब घटाने पर आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बीच में क्या है 3, तो घटाने पर 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 18 आता तो हम ऐसे देखते जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं सोचो आप 18 के, या तो गुणनखंड भी कर सकते हो इस तरह से, जैसे 1 × 18, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये गुणज लिख सकते हो आप 2 × 9, या फिर 3 × 6। 18 को इस तरह से लिख सकते हैं ना अपन, 18 = 18। इसमें भी 18 आ रहा है सब में। अब इसके अलावा और कुछ होता नहीं है, होगा तो वापस वही, जैसे 6 × 3, तो ये तो वापस आ गया, तो इतने ही बनते हैं। अब इनमें देखो गुणा करने पे तो तीनों में 18 आ रहा है, लेकिन ऐसे देखो घटाने पर 3 किस में आ रहा है। देखो 18 में से 1 घटाओगे 17 आ रहा है, 9 में से 2 घटाओगे 7 आ रहा है, लेकिन 6 में से 3 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और घटाने पे अपने को क्या चाहिए, 3 चाहिए। इसका मतलब अपने टुकड़े कौन से हैं, 3 और 6। मतलब अपने टुकड़े हैं 3 और 6। तो 3 और 6 को हम किस तरह से लिखेंगे, 6 - 3, तभी 3 आ रहा है ना। देखो 6 - 3 कर रहे हैं, तभी 3 आ रहा है, अपने को 3 ही चाहिए था। तो अपने टुकड़े हो गए ये। तो हमें 3 की जगह पर क्या लिखना है, देखो ध्यान से, गुणा करने पे 6 × 18 आ रहा है माइनस का, और घटाने पर क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है। इसमें चिन्ह नहीं देखना है आपको, प्लस का लाना है या माइनस का, ये हमेशा प्लस का ही लाना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये 3 है, इसकी जगह पर क्या है 6 - 3। तो इस 6 - 3 को हम इसकी जगह पर पुट कर देंगे। तो आप ये ऐसे कैसे लिखोगे, 9x², ये माइनस जो पहले से है ऐसे कैसे रहेगा, 3 की जगह पर आपके पास आ जाएगा 6 - 3, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आ जाएगा x - 2 = 0। क्लियर है, इसको साफ कर दूं, इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। आजकल रिश्तेदारों को भी उतने ही टाइम घर पे रखते हैं जितनी ज़रूरत होती है, फिर भेज देते हैं। शादी में देखते हो ना आप लोग, ऐसे एंड टाइम पे होते हैं जब बारात जाने वाली होती है, या कई लोग तो तब आते हैं जब नाश्ता ले लेते हैं उसके बाद आते हैं। तो ज़्यादा टाइम रोकना भी नहीं है और जल्दी बुलाना भी नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 9x²। अब देखो इधर से तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, उधर से x,
तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये x आएगा x, ये माइनस माइनस प्लस ये 3x। समझ में आया ये वाला? यहाँ पर आ जाएगा -2 इज इक्वल 0। ये हो गया अपना। इसके बाद आपको क्या करना है, दो में से कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, संख्या में देखो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 और दोनों में x भी है तो ये आ जाएगा 3x। देखो बच्चों यहाँ पर क्या बचा, 3 बाहर आ गया, तो जो बाहर लेते हैं उसका भाग देते हैं। 9 को डिवाइड करो 3 से, क्या बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3x, माइनस का माइनस, 6 में 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, x बाहर चला ही गया बच्चों, ये आ गया 3x माइनस 2। अब देखो हमें इस ब्रैकेट में भी ये वाला सामान ही रखना है जो इस वाले ब्रैकेट में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये ऐसे कैसे ही है आपके पास, तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना है। जब ऐसे कैसे मिल जाए तो आपको कॉमन लेना है +1, तो यहाँ पर +1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 2। अब देखो कभी कभी अपने पास क्या होता है, ऐसे हो जाता है कि आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे ये 2 तो इधर रह जाता है, 3x उधर रह जाता है, तो अब तब हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं तो ये 3x माइनस का हो जाता है, ये प्लस का, तो ऐसे आ जाता है 2 माइनस 3x। जब चेंज करना हो, कुछ क्वेश्चन में होता है बराबर में 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 पद बन गए, एक ये और एक ये, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, अभी बताते हैं दोबारा से। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन ले लो आप 3x माइनस 2। यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो 3x और यहाँ पर क्या बच रहा है +1। देखो ये यहाँ से बाहर आ गया, दोनों आ गए, एक बार आ गए। अब इसमें तो क्या बचा, 3x ब्रैकेट लगा के लिखते हैं जो बचेगा, और +1 इधर बच रहा है +1, तो ये आ गया बराबर में 0। अब देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 अंकों को गुणा करने पर 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो या तो यहाँ पर ये दोनों 0 है या एक 0 है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों को 0 लेकर देखते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 3x माइनस 2 इज इक्वल 0 लेने पर, तो आपके पास आ जाएगा, देखो 3x माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें, भाग में हो जाएगा 2/3। तो x का एक मान तो क्या आ गया आपके पास 2/3। दूसरा आप लोग लोगे 3x + 1 इज इक्वल 0 लेने पर, क्योंकि दोनों को 0 लेकर देखेंगे ऐसे, प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास 2 बनेंगे, तो दोनों को बराबर 0 लेके देखना है, तभी आपके पास 2 हल आएंगे, इसके 2 शून्यांक आएंगे, और जो द्विघात समीकरण होता है उसके हमेशा 2 शून्यांक होते हैं। अब देखो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू +1 उधर जाएगा तो -1, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह से ये -1 था, ये 3 उधर गया तो अपॉन में हो गया, ये अपना क्लियर हो गया। अब तो ये एक तरीका हमने समझ लिया। उस तरीके से आपको वीडियो को रोक के आराम से 4-5 क्वेश्चन निकालने हैं अच्छे से, उसके बाद आगे चलना है। अब देखो दूसरा तरीका है अपने पास समीकरण हल करने का, वो है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा, 3 स्टेप चाहिए। जैसे हम सबसे पहले स्कूल जाने के लिए कुछ काम करते हैं ना, जैसे खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, जो भी बहुत कुछ करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बहुपद दिया गया होगा, आपको समीकरण दिया गया होगा, उसमें सबसे पहले आपको करना है x² का गुणांक है उसको इकाई करना है। उसके बाद में जो अचर पद है आपके पास बचता है उसका पक्षांतरण करना है, और नंबर 3 पे आपको करना है x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, फिर बाद में देखना आपका क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो देखो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपने पास है 9x² - 3x - 2 इज इक्वल 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, x² का गुणांक इकाई करना है। तो सबसे पहले ढूंढो x² का गुणांक कहाँ है। x गुणांक का मतलब होता है जो गुणा में होता है, तो x² ढूंढो इसके अंदर कहाँ है, ये रहा। इसको इकाई करना है, इकाई का मतलब 1, सबको पता है ना इकाई का मतलब 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1 कैसे बनाएं, कैसे बनाएं बताओ। ऐसे तो है नहीं इस 9 को बोले कि भाग जाए यहाँ से, और हम यहाँ कोई 30 मार्क का है नहीं जो हमसे डर के ये 9 भाग जाएगा, ऐसे तो है नहीं ना। और अगर ये भाग जाएगा तो क्वेश्चन पेपर में अपने नंबर भी भाग जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसको तरीके से लाड प्यार से भेजेंगे हम। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम इसके अंदर 9 का भाग दे दें तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ना। अब इसमें ही 9 का भाग देंगे तो ये बाकी सब नाराज हो जाएंगे,
तो हमें क्या करना है, अकेले में भाग नहीं देते हैं, एक में भाग देते हैं, तो पूरे में ही अलग अलग पदों में भाग देते हैं। तो देखो इसको इकाई करने के लिए सब में हमें 9 का भाग देना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9x² बटे 9 माइनस 3x/9 माइनस 2/9 इज इक्वल 0। क्लियर है बच्चों इतना? अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा x² माइनस, देखो यहाँ पे ये 3 से 9 कट रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3x। x को साइड में लिख दो या ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास यहाँ पर ये कट रहा नहीं है, तो 2/9 इज इक्वल 0। क्लियर है? अब देखो एक काम कर दिया बच्चों, उसके बाद में दूसरा काम करो, अचर पद का पक्षांतरण। अचर पद क्या होता है? जिसमें x y मतलब ABCD का कोई पद अक्सर नहीं होता है। तो ये है चर पद। देखो यहाँ पे ये भी चर है, ये भी चर है, ये तो चर पद हो गए, ये चर पद हो गया। इसका पक्षांतरण, पक्षांतरण का मतलब दूसरी तरफ भेजना, पक्ष को बदल देना। तो इसको इधर भेज देंगे, इधर माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आप लिखोगे x² माइनस 1/3x माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 2/9। क्लियर है बच्चों? ये हो गया। अब 3 नंबर पे हमें क्या करना है? x के गुणांक के आधे का, सबसे पहले आधे को पकड़ो, आगे का काम बाद में करते हैं। x के गुणांक को पकड़ो पहले। तो x का गुणांक का मतलब जो x के गुणा में है, पहले हमने x² का गुणा में देखा था, अब x के गुणा में क्या है? 1/3। इसका भी आधा करना है। आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देते हैं ना, ये बीच में से तोड़ते हो? बीच में से तोड़ते भी हैं, लेकिन ये कोई वो रोटी थोड़ी है जो बीच में से तोड़ लेंगे, या चॉकलेट थोड़ी है, ये तो संख्या है। तो संख्या को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। तो देखो बच्चों इसमें 3 का भाग तो पहले से लग रहा है, 2 का और दे दो, अपना क्या जाता है? ये लो 2 का और भाग दे दिया। तो अकेली संख्या जैसे यहाँ पे 5 होता तो हम 2 का भाग देते हैं, 5/2। अब पहले से जो भाग में है वो भी ऐसे कैसे रहेगा? उसके गुणा में 2 और आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया? 1/6। ये x के गुणांक का आधा हो गया बच्चों। आधे का भी वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ये वर्ग हो गया, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर कर दिया। 2 ऐसे है बटा में, तो इसको दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो आपको इसको दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो जोड़ दो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x² माइनस 1/3x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल 2/9 प्लस 1/6 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे हमने प्लस ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है दोनों पक्षों में जोड़ना है, इसलिए हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब इसको भेज देते हैं, इनका काम नहीं है। ये हो गया बच्चों अपना। इसके बाद में हमें क्या करना है? अब इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेप थोड़ी अलग है, वो एक बार मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसके बाद में ये भी बताऊँगा कि ये कैसे आया। अब ऐसे देखो, अभी क्या चल रहा है? फोग नहीं चल रहा, अब क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। वेरी गुड। अब कोरोना में क्या है? पूरा देश मंदी से जूझ रहा है, सब लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो कुछ पैसे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? डोनेशन करते हैं, डोनेशन करते हैं ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है? पैसे वाले हैं। ये क्या है? पैसे वाले हैं, और ये डोनेशन दे रहे हैं, कोरोना के अंदर लोगों की सहायता कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है? इसके पास x² मतलब x का स्क्वायर है, तो ये बोलता है ले जाओ भाई, एक x ले जाओ। तो ये हमें क्या देता है? यहाँ पर x देता है। ठीक है, इसके पास स्क्वायर नहीं है, पहले स्क्वायर वालों से लेते हैं। इसके पास भी स्क्वायर है, तो ये भी अपने को 1/6 देता है, भाई ले जाओ। अब देखो बच्चों, इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया। अब ये बेचारा बीच में बैठा है, ये सोच रहा है मैं भी तो कुछ दूं। तो ये क्या करता है? इसके पास स्क्वायर होता तो ये भी ऐसे दे देता, लेकिन इसके पास स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या करता है? अपना चिन्ह दे देता है। अपना क्या दे देता है? चिन्ह दे देता है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा पीछे करके देख लेना। अब देखो इतना हो गया। इसके बाद इनको ब्रैकेट में बंद कर दो और इनका क्या कर दो? होल स्क्वायर। ये कोई गणित का नियम नहीं है, ये केवल हमने तरीका बनाया है, मैंने तरीका बनाया है आपको, कि आपको याद रहे। अब ये ऐसे क्यों आता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले देखो आगे वाले को ऐसे ऐसे लिख लो। ये आपके पास आ जाएगा 2/9 प्लस, अब इसका स्क्वायर हल कर दो बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। 6 गुणा 6 36 होता है ना। अब देखो हमने ये क्यों लिखा बच्चों? यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर पढ़ा है क्या? अब देखो अपने पास ये है ना इस रूप, इसीलिए तो इसको पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, देखो इससे पूर्ण वर्ग बन गया ना, स्क्वायर का मतलब वर्ग ही तो होता है। अब देखो यहाँ पर एक ही जगह पर तो है आपके पास x, देखो यहाँ पर एक ही जगह पर क्या है? x, माइनस की जगह पर माइनस है। अब देखो 1/3 है,
अगर आप यहाँ पर 2 लेकर आओगे तो यहाँ पे 2 लगाओगे तो बट्टा में भी 2 लगाना पड़ेगा, 2/2 हो गया। एक ही जगह पर आपके पास क्या है, फिर ये 2/2 आपने लगा दिया। एक ही जगह पर क्या है x, तो आपने x भी लिख दिया। b की जगह पर क्या है, दूसरी वाली संख्या 1/6, ये लो 1/6 भी आपने लगा दिया। यहाँ पर ये बट्टा में 2 नहीं आएगा, केवल 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये क्या आ गया, ये तो 2 आ गया, ये a आ गया, ये b आ गया। और फिर प्लस में क्या आता है आपके पास b स्क्वायर का मतलब यहाँ पर b की जगह पर क्या है अपने पास 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो समझ में आ रहा है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, लेकिन आपकी ये नहीं समझ में आ रहा होगा। इसको सोल्व करो आप, 2 से ये कट रहा है, x/3 बन रहा है क्या, या 1/3x भी बोल सकते हैं इसको, बन गया ये का ये। तो इसका मतलब इससे अपन क्या बना सकते हैं, a की जगह पर x माइनस का माइनस b की जगह पर क्या है 1/6 और इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं ना। ये बन गया इस तरह से, तो ये आपके पास क्या हो गया, इस तरह से बन गया, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब देखो आगे देखते हैं, लेकिन आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इस तरह से अपने पास ये बन गया। अब इसको आगे हल करते हैं, आगे हम इनको साफ कर देते हैं और फिर इधर हल कर लेते हैं। अब देखो आगे हल कैसे करेंगे हम, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, x - 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर देखो प्लस है तो हल कर लेंगे। आपको पता है यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 9 है, लघुत्तम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 36। ये सब तो आप लोगों को पहले से आता है, बहुत अच्छे से सीखा है। अब एग्जाम टाइम में तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 36 आ गया। अब देखो 36 में 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा 8। तो यहाँ पर आ गया 8 प्लस 36 में 36 का भाग देंगे एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो मैं यहाँ पर 8 + 1 डायरेक्ट लिख देता हूँ 9/36। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है रूट। तो आपके पास आ जाएगा x - 1/6 इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 9/36। ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे समझो आप, ये 9/36 अंडर रूट में, अंडर रूट हटता है तो बाहर क्या आता है प्लस माइनस, क्या आता है प्लस माइनस। तो ये आपके पास ऐसे आ गया प्लस माइनस। 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 और 36 का क्या होता है 6। ये सबको निकालना आता है आपको। ये आ गया प्लस माइनस 3/6 इसकी जगह पे। अब देखो ये माइनस का 1/6 इसको उधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का है तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे कई लोग इधर भी लिखते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, पर हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/6। ये इधर आया प्लस का हो गया और इसकी जगह क्या आ गया प्लस माइनस 3/6। ये आ गया आपके पास x। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे। तो करते हैं सबसे पहले प्लस लेने पर, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 1/6 प्लस 3/6। तो यह आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ पर लघुत्तम आ रहा है, ये आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4/6। कितना आ गया 2/3। एक तो आ गया बच्चों 2/3, एक मूल शून्यांक तो क्या आ गया आपके पास 2/3। दूसरा हम लेते हैं माइनस लेने पर। अब देखो माइनस लेने पर आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल 1/6 माइनस 3/6। एलसीएम अपना हो गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, माइनस का मतलब आपके कोई मांगता है, प्लस का मतलब ऐसे समझो आपके पास है। आपके पास कितना है 1 और 3 आपके कोई मांगता है तो आप 1 उसको दे देते हो तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/6। ये कट रहा है तो आ जाएगा माइनस का 1/3। अब देखो बच्चों जो हमने पहले जिस विधि से किया था उसमें भी यही थे और इसमें भी ये है, तो किसी भी विधि से कर लो अपने आंसर तो वही आने हैं। तो वो दूसरी विधि थी और ये दूसरी विधि थी। इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे तीसरी विधि। अब अपने पास तीसरी विधि है श्रीधर आचार्य विधि। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, श्रीधर आचार्य विधि में क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, या शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इस तरह से ये जैसे ये समीकरण आपको दिया गया है तो इसके अंदर क्या बोलेगा, ये ऐसे बोलता है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, मूलों का अस्तित्व तभी होता है जो इसे हम बोलते हैं विविक्तिकर, जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको d भी बोलते हैं हम। तो b² - 4ac होता है। इसका मान या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी मूलों का क्या होता है अस्तित्व होता है। तो अब देखो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए ए बी और सी क्या होते हैं। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, बी स्क्वायर का गुणांक होता है एक्स का गुणांक होता है बी, और जो अचर पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले विविक्तिकर फाइंड करते हैं। तो ये अपने पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो यहाँ पर b की जगह पर क्या आएगा, देखो माइनस का 3। ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है तो माइनस साथ में आएगा, प्लस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस 3 होता तो b का मान क्या होता, केवल 3। लेकिन अगर माइनस रहता है तो माइनस को छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है, साथ में रखना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखो b की वैल्यू है -3, तो आपने लिख दिया -3, और इसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपने कर दिया स्क्वायर। फिर आगे है -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, देखो 9 इंटू सी की वैल्यू क्या है -2। माइनस को पता है, हम अच्छे से रजाई उड़ा के रखते हैं, बेचारा माइनस का मतलब कमज़ोर बीमार हो जाए, ठीक है। और ये आपको फाइंड करना है कि ये क्या आता है। अब देखो बच्चों, आपको पता है माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, प्लस। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया भाई, जैसे ऐसे आएगा -3 गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया ना, गुणा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे देखो, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस का है और ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। देखो 9 दूनी 18, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की संख्या बन गई। फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। इन दोनों को गुणा कर दो, 9 दूनी 18 और 18 चौके 72, 18 चौके 72, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 72। ये आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर 72 और 9 कितना होता है, 81। अब आप ऐसे देखो, ये 81 आपके पास आ गया, ये आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप ऐसे देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 0 से बड़ा है या नहीं है, बड़ा है ना, 0 से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो हम क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है। अगर ये इस तरह से आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर इज, यहाँ पे 0 लिखना है आपको, क्या लिखना है, 0, कि ये 0 से बड़ा है या बराबर है, तो मूलों का अस्तित्व है। और मूलों का अस्तित्व है तो हम इसे आगे हल करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस की संख्या आ जाती तो हम क्या लिख देते, मूलों का अस्तित्व नहीं है, और अपना क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला चाहिए। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपके पास क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपोन में क्या आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपका क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपके पास देखो सबके मान है, ये वैल्यू पुट करनी है और हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम इधर हल करते हैं, आपके पास आएगा x इज इक्वल, देखो बच्चों सबसे पहले है माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस, b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पर, देखो कहाँ है, ये रही -3। देखो एक माइनस पहले से है तो पहले वाला माइनस तो ऐसे कैसे लगा दिया, फिर b के साथ में एक और माइनस आ गया तो उसको भी लगा देंगे। तो यहाँ पर आ गया माइनस, b की वैल्यू है आपके पास -3, फिर है प्लस माइनस। देखो बच्चों अंडर रूट में है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पहले ही हल नहीं कर लिया क्या, ये रहा, कितना है 81। तो इसको हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख देते हैं 81। तो अंडर रूट में आपके पास क्या आ जाएगा 81, और इसके अपोन में क्या है आपके पास 2a, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, देखो 9। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 9। क्लियर है। अब इसको हल कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे, मतलब आपके शून्यांक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आएगा x इज इक्वल, देखो इस ब्रैकेट को हटाएंगे हम, जैसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस माइनस। देखो बच्चों 81 का रूट क्या होता है 9, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो 81 का रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 9, और बट्टा में क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, ये आपके पास आ गया।
अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस और माइनस। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, प्लस लेके, और एक बार क्या करेंगे, माइनस लेकर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस लेने पर। तो देखो प्लस लेने पर आपके पास आता है x इज इक्वल 3 + 9/18। ये आपके पास हो जाता है यहाँ पर 9 और 3 12/18। बच्चों ये 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। एक तो आ गया बच्चों, पहले वाला ही है, वो का वही है ना जो बाकी दो तरीकों से किया था तब आया था। अब दूसरा देखो माइनस लेने पर। अब माइनस लेने पर आपके पास आएगा x इज इक्वल, यहाँ से माइनस लेंगे बच्चों, प्लस को नहीं लेंगे, तो आ जाएगा 3 - 9/18। देखो बच्चों बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इसका मतलब अपना इधर किस में आएगा, माइनस का 6। भाई 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, बट्टा में बच गया आपके पास 18। ये भी कट रहा है, 6 का 6 और 6 तिया 18 है, माइनस का माइनस। देखो वो के वही आंसर आ रहे हैं क्या, मतलब तरीका कोई सा भी ले लो, आंसर आपके वो ही आने हैं। तो आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन भी करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन अपना बनता है मूलों का अस्तित्व तथा प्रकृति में से। एक क्वेश्चन तो इन तीनों में से बन के आ सकता है, अगला है अपना मूलों का अस्तित्व तथा प्रकृति। देखो इसके अंदर क्या होता है, वही आपके पास क्या होता है, एक द्विघात बहुपद रहता है। जैसे कोई भी बहुपद आपके पास आ जाता है, जैसे x² + 2x - 6 = 0, जैसे मान लो ये है, तो आपको क्या बोलता है, या तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता है कि इस द्विघात ये समीकरण है आपके पास, अगर इसके बराबर 0 नहीं रहे तो ये बहुपद होगा। तो आपको ये बोले कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए पहले समझते हैं। तो देखो आपको पता है इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, विविक्ति कर, मतलब d ज्ञात करेंगे। तो d आपके पास क्या होता है, b² - 4ac। देखो बच्चों b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, d। देखो इसको हम हल करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी ना, और वो संख्या है वो क्या हो सकती है, या तो हो सकती है माइनस की संख्या, या हो सकती है 0, या हो सकती है प्लस की। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। भाई कोई भी संख्या होगी, या तो वो माइनस की होगी, या फिर 0 आ सकता है, या फिर कोई प्लस की संख्या होगी। तो तीनों को लेकर देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ले लेते हैं माइनस की संख्या। तो जो माइनस की संख्या होती है वो क्या होती है, 0 से छोटी। क्या होती है, 0 से छोटी। तो इसका हमने ये लिख दिया, भाई ये 0 से छोटा है, मतलब क्या है, माइनस की संख्या है। तो माइनस की संख्या में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं। ठीक है बच्चों। और जो मूलों की प्रकृति है वो होगी नहीं, कोई मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, तो प्रकृति कहाँ से आएगी। दूसरा हम देखते हैं कि b² - 4ac वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 0 आ जाएगा तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी कि दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। मतलब बराबर आए तो मूल भी क्या होंगे, बराबर। तो आप यहां पर लिख दोगे मूल कैसे होंगे, बराबर। कैसे होंगे, बराबर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, समान होंगे। दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। अब तीसरा क्या हो सकता है, इसको हम हल करें तो अपने पास प्लस की संख्या आ सकती है, मतलब 0 से बड़ी। तो यहाँ पर होगा b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, परंतु मूल होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी कि वो मूल अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। भाई दो मूल प्राप्त होंगे तो दोनों मूल आपको क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रकृति केवल ज्ञात करनी है। तो जैसे आपको ये समीकरण दे दिया, कोई भी समीकरण देगा, आप b² - 4ac ज्ञात करोगे। ठीक है, b² - 4ac ज्ञात करने के बाद अगर आपके पास 0 से छोटी संख्या माइनस की संख्या आ जाती है तो आप लिखोगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर आपके पास बराबर में 0 आ जाता है, ABC का मान यहाँ से ले लोगे आप लोग, जो भी समीकरण एग्जाम में आपके आएगा, अगर बराबर 0 आ जाता है तो आप लिखोगे मूलों का अस्तित्व है तथा मूल कैसे होंगे, समान होंगे। अगर प्लस की कोई बड़ी संख्या आ जाती है, 1 2 3 0 से बड़ी कुछ भी, तो आप लिखोगे मूलों का अस्तित्व है और मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि जैसे आपको कोई भी समीकरण दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपकी बुक में से,
2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि अगर इसके मूल वास्तविक, मूल क्या है, वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा क्या है, बराबर। अब इसमें क्या होता है, जिसका अस्तित्व होता है वो तो क्या होते हैं, वास्तविक, ये तो क्या होते हैं, वास्तविक, और जिनका अस्तित्व नहीं होता वो क्या होते हैं, काल्पनिक। समझ गए, मतलब जिनका अस्तित्व होगा वो तो क्या होंगे, वास्तविक, और जिसका है ही नहीं अस्तित्व मतलब वो क्या होगा, कोई काल्पनिक ही होगा। अब यहाँ पर ये दे दिया और आपको ऐसे दे देता है कि इसके मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो यहाँ पर जो b² - 4ac होगा, वास्तविक तथा बराबर किस में होते हैं, इसमें, तो हम ये वाला लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। और यहाँ पर लिखने के बाद a, b और c का मान यहाँ से लेंगे और इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद आपके पास लास्ट में k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको हल करना आता ही है, पहले मैंने आपको सिखा दिया b² - 4ac फाइंड करना, तो आप k का मान निकालोगे। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे बन सकता है कि मूलों का अस्तित्व है या फिर मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न आ जाए तो अपन कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये आपको इस तरह अपनी बुक में क्वेश्चन देकर हल कर। दोस्तों वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, इसको पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 3 नंबर आपके कन्फर्म है। अब देखो आगे अपने पास आता है भाग। भाग बिल्कुल ही ईजी है, कुछ भी नहीं है भाग के अंदर। क्वेश्चन आपके इस तरह से आता है कि f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो f(x) को g(x) से मतलब f(x) में g(x) का भाग देना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आपके पास 2 पद आएंगे, एक में बड़ा रहेगा, एक पद बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा, तो हमें बड़े में छोटे का भाग देना है, ऐसे ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, बड़े में छोटे का भाग देना है। बड़े को यहाँ, जिसमें भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं और जिसका भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझते हैं। एग्जाम में भाग बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है भाग, तो इसको ध्यान से समझना और इसको देखने के बाद आपको 3-4 भाग हल करने हैं। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये है इसका पहला पद आपको लेना है। पहला पद लेना है आपको x³ और इसके बराबर में लेना है आपको इसका पहला पद x। इसका पहला पद x ले लिया आपने और यहाँ पर ले लिया इसका पहला पद x³। अब इसको इसका जैसा बनाना है। देखो ये x है, ये x³ हम क्या करें कि ये इसका जैसा बन जाए। अगर हम इसको गुणा कर दे x² तो ये x³ बन जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, x²। मतलब इसके अंदर जो काट छाट करते हैं, जिसका गुणा भाग जोड़ बाकी करते हैं, वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर x² आया तो आपने लिख दिया यहाँ पर x², ये इसका जैसा बन गया। इसको साफ कर दो, x² से इस पूरे को गुणा करना है और जिसका जैसा पद है उसके नीचे लिखना है। देखो x² को x से गुणा करोगे क्या आएगा, x³, तो आप यहाँ पर लिखोगे x³। इसके बाद यहाँ पर देखो ये प्लस है तो प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस आएगा। x² को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x², तो ये आ गया आपके पास 2x²। अब देखो भाग के अंदर इसको घटाते हैं, यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पहले भी समझाया है, ये चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये प्लस, ये माइनस कट गया, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये गुणा नहीं हो रहे हैं, ये तो जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2 8, ये आ जाएगा 8x²। अब आगे का एक और पद ले लो, प्लस का है तो प्लस में 11x। इतना समझ में आया बच्चों, क्लियर है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना, और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन बहुत बताने वाला हूँ। अब देखो आगे है आपके पास, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसका पहला पद लेना है, तो यहाँ पर तो है x, बराबर में इसका पहला पद क्या है, माइनस का 8x²। अब इसको हमें इसका जैसा बनाना है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। और देखो इसका स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर हम डायरेक्ट तो ऊपर 2 लगा नहीं सकते, कैसे लगा सकते हैं, इसको एक और x से गुणा करके फिर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो पहले से था, देखो x, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 8x और आ गया नया, ये x गुणा होकर स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का 8 है, वैसे हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 8x। समझ में आया बच्चों। अब इसको छोड़ दो, ये लो।
अब इसका मतलब यहाँ पर जो आता है इससे पूरा पद गुणा होगा। सबसे पहले देखो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ये पहला तो वैसा का वैसा आ जाएगा आपका 8x², -8 को माइनस का 8 x को s से गुणा किया तो x², ठीक है। अब ये देखो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है। अब 2 को संख्या संख्या से गुणा होती है, 8 दूनी 16x, क्लियर है ये। अब इसको भी हल कर दो, ये माइनस है तो ये क्या चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 11 और 16 कितना हो गया 27x हो गया, दोनों प्लस के हैं जुड़ के प्लस का 27x आ गया। अब आगे वाली संख्या उतार लो, क्या है माइनस का 6। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर है x बराबर में है 27x, इसको इसका जैसा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको 27 चाहिए गुणा में, क्या नया आया 27, प्लस का ही है ये। अगर कुछ नहीं आता है साथ में माइनस नहीं आता है तो किसका है प्लस का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस का 27, प्लस के 27 से पूरा पद गुणा हो जाएगा, x तो ऐसे कैसे आ जाएगा 27x। अब देखो बच्चों प्लस 2 से गुणा करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस गुणा हो गया प्लस ही आता है। 27 को 2 से गुणा करेंगे, 27 दूना 54। अब देखो बच्चों चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 54 और 6 कितना हो जाएगा 60। अब देखो हम नीचे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ये तो हो गया आपका शेषफल, अलग से लिख देना, यहाँ पर तो लिख दोगे आप भागफल, यही तो पूछ रहा है आपको, और यहाँ पर आप लिख दोगे शेषफल। देखो बच्चों शेषफल कितना आया आपका माइनस के 60 और भागफल कितना आया आपका x² माइनस 8x प्लस 27। अब देखो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना कि आप ये जो भी भाग हैं उनको हल करना इस तरह से, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको आपके पास प्रश्न ऐसे आता है कि जैसे आपको 2 दे देते हैं, एक तो fx, एक तो दे देता है fx और एक दे देता है आपको gx, और क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देकर बताइए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास बने गुणनखंड है ये बताना हो तो भी आपको यही प्रोसेस करनी है, बड़े वाले में छोटे वाले का भाग देना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर शेषफल बच जाता है तो आप नीचे लिखोगे गुणनखंड नहीं है, और अगर शेषफल 0 आता है, शून्य आता है, कुछ भी नहीं बचता है, तो आप लिख दोगे गुणनखंड है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने बीच में छोड़ दिया था गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों व शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करना भी आपको सिखा दिया, 3 विधियां सिखा दी भाई, जो मूल ज्ञात करो चाहे शून्य ज्ञात करो, एक ही विधि होती है। अब देखो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0 लिखने पर। देखो बच्चों हमने यहाँ पर लिखने पर क्यों लिखा, क्योंकि पहले ये बहुपद के रूप में था, अब हमने इसको किस रूप में लिखा, समीकरण के रूप में, इसलिए हमने लिखा लिखने पर, मतलब समीकरण के रूप में लिखने पर। ऐसे नहीं लिखा हमने, डायरेक्ट ये लिख दिया लिखने पर। अब आप इसको हल कर सकते हो, जो भी आपको पहले समझाया तरीका, तीनों में से कोई भी तरीका ले लो, 3 विधियां समझाइए आपको, तो हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं डायरेक्ट इसको। देखो जल्दी करते हैं, आपको समझाया हुआ तो है ही है। ये आपके पास ऐसे क्या ऐसे आता है 4x²। देखो गुणा करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, इन दोनों को गुणा करके देखते हैं, 4 1 4, गुणा करने पे आपके पास आना चाहिए 4 किसका, प्लस का, मतलब जोड़ने पर आपके पास बीच वाली संख्या आनी चाहिए, क्या आना चाहिए 4। तो ऐसी संख्या सोचो जिसको गुणा करने पर तो क्या है 4 और जोड़ने पर क्या है 2, जोड़ने पर भी क्या है 4, तो क्या होता है 2 और 2 मतलब 2 + 2 क्या आता है 4। देखो गुणा करोगे तो भी 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी क्या आ रहा है 4, मतलब इस 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2, तो लिख दो यहाँ पर -2 + 2x = 0, ठीक है। अब देखो आगे आपके पास है, इसको हल करते हैं फटाफट। 4x² इधर से माइनस जाएगा -2, x इधर से आएगा तो -2x, ये इधर प्लस माइनस बन जाएगा -2x, इधर से आएगा x, ये माइनस इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और आगे क्या छोड़ दिया हमने +1 छोड़ दिया, +1 = 0, तो +1 = 0। अब देखो वही हो जाएगा,
कॉमन लेने वाला, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर बच जाएगा बच्चों 2 और x, 2x बच गया, यहाँ पर 2 चला गया और x चला गया, 2x बच गया, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस 2x चला गया तो 1 बच गया। अब देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना, उल्टा है, हमें चाहिए 2x माइनस 1 और यहाँ पर 2x तो माइनस का आ रहा है और ये 1 किसका आ रहा है, प्लस का। अब हमें चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है 2x प्लस 1 बच रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें, और ये माइनस का बच रहा है इसे, तो हम इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और ये प्लस में से माइनस चला गया तो क्या बच जाएगा, -1। या फिर ऐसे याद रखा करो कि माइनस कॉमन लेने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं, इसके चिन्ह बदल गए दोनों के। अब इन दोनों में देखो 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो आप लिखोगे 2x माइनस 1, यहाँ पर क्या बच रहा है 2x और यहाँ पर क्या बच रहा है -1 इज इक्वल टू 0। दोनों एक जैसे हैं, दोनों को लेंगे तो मतलब मूल क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे अपने पास। कोई बात नहीं, इनको हल कर लेते हैं हम। 2x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, x बराबर, देखो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 और ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 1/2 हो गया। इसी तरह से आप लिखोगे यहाँ पर माइनस लेने, ये दूसरा वाला लेने पर, दूसरा भी सेम ही है तो इसके अंदर भी वही आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर, तो दोनों में सेम ही है तो इसमें भी x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो शून्यांक होते हैं ये अपने क्या हैं, शून्यांक। शून्यांकों को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। इनमें से किसी एक को तो हम मान लेते हैं क्या, अल्फा, क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक को मान लेते हैं बीटा। ये होते हैं शून्यांक। शून्यांकों का दूसरा नाम होता है अल्फा और बीटा। अब यहाँ देखो हमारे पास शून्यांक तो आ गए बच्चों। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध की जांच करनी है, तो संबंध क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो संबंध अभी आगे बताता हूँ, उससे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा और एबीसी का मान लिख लेते हैं। तो आपके पास देखो अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आ गया, 1/2, और ए बी और सी का मान भी यहाँ से लिख लो क्योंकि वो अपने काम में आने वाला है। ए बराबर देखो यहाँ से क्या है, इसमें देखो ए बराबर क्या है 4, बी बराबर क्या है -4, ये आ गया -4, और सी बराबर आपके पास क्या है 1। क्लियर है बच्चों। अब देखो संबंध देखते हैं हम। संबंध क्या होते हैं, गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध 2 होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको तो याद है, मैंने पहले समझा दिया था। तो पहला संबंध होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा संबंध है, दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं हम, एक ही कर लेते हैं। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखो इनकी जगह आपको क्या रखना है, केवल मान रखना है, और बराबर आ जाते हैं तो संबंध सत्य है, बराबर नहीं आते तो संबंध सत्य नहीं है या फिर असत्य है। अब सबका मान रख दो। देखो अल्फा का मान क्या है 1/2। यहाँ पर ऐसे लिख देना, संबंधों की सत्यता की जांच या संबंधों की जांच, ऐसे लिख देना, ठीक है। 1/2, फिर आ रहा है प्लस, बीटा का मान भी क्या है 1/2, बराबर में आपके पास आ रहा है माइनस, तो माइनस की जगह माइनस। बी का मान क्या है -4, दोबारा से माइनस आ गया बी के साथ, तो दोबारा से अलग लिखना है। ए का मान है 4। अब देखो बच्चों 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा और आधा क्या बन गया 1, तो यहाँ पर तो आपके पास आ गया 1 बराबर, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, मतलब 1 बराबर 1, मतलब संबंध क्या है, सत्य है। संबंध सत्य है तो यहाँ पर हम लिख देंगे संबंध। ये तो पहला संबंध हुआ है, फिर एक साथ लिख देंगे। फिर दूसरा देखो, दूसरा संबंध है आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये संबंध आपको याद करने पड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी भी वैल्यू रख दो आप यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणाएगा। बीटा का मान है आपके पास 1/2 बराबर, सी का मान क्या है देखो यहाँ पर लिख लिया हमने, सी का मान है 1, 1/a का मान है 4। देखो बच्चों इसको हल करो, गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होती है, नीचे वाली से गुणा होती है।
तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर 1/4 बराबर 1/4 बराबर आ गए दोनों। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, संबंध सत्य है। क्या है बच्चों, भाई संबंधों की सत्यता की जांच कर ली हमने और संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, अब इसी तरह से आपके पास एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि आपको क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहता है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहता है और वहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, वापस बहुपद बनाना पड़ता है। अब अपने पास लास्ट पॉइंट है वो बनता है, लास्ट क्वेश्चन बनता है अपने पास यहाँ से। ये आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है बुक के अंदर, एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल यूएक्स इंटू वीएक्स। इसका मतलब है कि जो एलसीएम और एलसीएफ का गुणनफल होता है वो आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ रहता है, या तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, या आपकी बुक का क्वेश्चन है दो व्यंजकों का गुणनफल तो आपको ये दिया गया है और एलसीएफ दिया गया और एलसीएम दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, और देखना आगे आगे खुद ही हल होता जाता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, आपके पास ये दिया गया है, ये चार चीज़ है यहाँ पर, एलसीएम एलसीएफ, ये पहली संख्या और मतलब पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक। आपको इनमें से चारों में से कोई भी 3 दे देगा और एक पूछेगा। जैसे या तो ये दे दे कि एलसीएम और एलसीएफ का गुणनफल दे दे आपको और एक संख्या एक व्यंजक दे दे, दूसरा ज्ञात करो, या फिर व्यंजकों का गुणनफल दे दे और एलसीएफ दे दे, एलसीएम पूछ ले, या एलसीएम दे दे एलसीएफ पूछ ले। तो हम ये करके देखते हैं, बाकी इसी तरह से बाकी सब होंगे, चाहे कोई भी 3 देगा और एक पूछेगा। जैसे आप बोलोगे सर इसमें तो 2 ही दे रखा है, तो देखो व्यंजकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब इस दोनों की जगह ये गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है, आप यहाँ पर जैसे ये आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहले लिखोगे